जय हिंद साथियों, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो साथियों, आज हम लोग नए वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस वंश का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने गुर्जर प्रतिहार के वंश के बारे में जितनी भी कहानियां थी आपने पिछले ही क्लास में सुन लिया था और सुना हम लोगों ने खूब अच्छे डिटेल रूप से लंबे क्लास में हम लोगों ने उसका सीखा था। लेकिन आज हम लोग, चूंकि आप देख रहे होंगे सर आज लिखा क्या लिया है, तो लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है आपका जो नेट है वो आपका कम खर्च हो, चूंकि सब जो चूंकि कहानी है और इस कहानी को पिछले क्लास में आपको सब सुना दिया गया था। फिर भी एक बार एकदम क्रैश कोर्स की तरह, मतलब सुपर फास्ट की तरह हम लोग एक बार पूरा रिकॉल कर देंगे। और जी आपका ज्यादा टॉपिक है, आपको लिखना है केवल। इसके पहले पाल वंश पढ़े थे, तो पाल वंश के बारे में भी आपको कहानी, पाल जब वंश आपको पढ़ाए थे तो उसमें पाल वंश, प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों का सम्मिलित रूप से कहानी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग उसके गुर्जर प्रतिहार का टॉपिक देखेंगे, उसका राजाओं का योगदान देखेंगे। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, लिख कर आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पुनः एक बार रिकॉल कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग, पता है कि हमारा जो मेन मकसद होता है, आप किसी भी चीज को बैकग्राउंड समझने का प्रयास करिए, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पृष्ठभूमि क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। तो इंडिया नक्शा देख लेते हैं हम लोग, नक्शा। ये आपका इंडिया हो गया। और पिछले ही क्लास में आपको बताए थे, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान और कि इधर के क्षेत्र में, राजस्थान और मालवा के क्षेत्र में, राजस्थान देख लिए, मालवा मतलब उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौन सा वंश चल रहा था? उसका नाम, सॉरी, एक राजा थे, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उनका नाम क्या था? यानी कि राजस्थान और मालवा और कुछ गुजरात का क्षेत्रों में, वो हरियाणा वगैरह सब कुछ सम्मिलित रूप से था। तो मूल रूप से हम लोग समझना केवल, तो इस बेल्ट में कौन सा राजा शासन कर रहे थे? हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र जो रामायण वाला नहीं है, ये राजा हरिश्चंद्र जो आप रामायण में देखोगे कि भगवान श्री राम के वंशज थे। क्या थे? भगवान श्री राम के वंशज, है ना। यानी पर, और राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सुने होंगे कि सत्यवादी थे, मतलब उनके ऐसा, अगर किसी को तुलना की जाए कि क्या तू सही में सच बोल रहा है, तो हम लोग तुलना कर बोलते हैं क्या तू सही में राजा हरिश्चंद्र हो रहा है, यानी हरिश्चंद्र है। मतलब हरिश्चंद्र एक ऐसा शासक राजा थे रामायण में, यानी कि रामायण मतलब हम लोग वैदिक काल में, कि बहुत अच्छा इनको योगदान था। क्या था? बहुत अच्छा योगदान। हमेशा सत्य बोलते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी कटवाने, बेटा बेटी सबको मरवाने के लिए तैयार, मरवा भी दिए थे। उनका फर्क नहीं, लेकिन सत्यवादी के चलते। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में वो कहानी सुने, वो नहीं राजा है। ये राजा हरिश्चंद्र कब की है? तो ये 7वीं शताब्दी के बाद है ना, 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो ये इस क्षेत्र में कौन शासक था? राजा हरिश्चंद्र। और इन्होंने 2 शादी की थी। कितनी शादी? 2 शादी। और दोनों से एक बेटा था, यानी संयोग मानिए कि दोनों शादी किए। पहला शादी किए तो पहला से इनका कोई बेटा नहीं, संतान हुआ। दूसरा से शादी किए तो दूसरा संतान एक हुआ। और फिर तुरंत क्या हुआ? जो पहली वाली थी यानी मुख्य पत्नी थी, उनसे भी एक बेटा हुआ। यानी अंतिम रूप से दोनों से एक बेटा हो गया। तो जब दोनों बेटा हो गया, जब ये वृद्ध हो गए यानी बूढ़ा अवस्था में हो गए, तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि क्यों ना हम दोनों, चूंकि जो इनकी जो दोनों पत्नी थी, ये दोनों पत्नी से खूब प्रेम करते थे, खूब उनको मानते थे। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं एक बेटा को देंगे, राजा बनाएंगे, तो दूसरे के साथ अन्याय होगा, और एक को बनाएंगे तो दूसरे के साथ। तो इसलिए इसने निर्णय लिया राजा बनने से अपने जीवन में ही, यानी बुढ़ापा की स्थिति में ही, कि दोनों बेटा को बांट दिया, और एक बेटा को राजस्थान का राजा बना दिया और एक बेटा को मालवा का राजा बना दिया, यानी मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का राजा बनाया, उनका नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। राजा का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। और इसी जब राजा हरिश्चंद्र की जब मृत्यु हो जाती है, तो नागभट्ट प्रथम देख रहे हैं काफी योग, मतलब योग राजा था। और चूंकि अब
शासक यानी कि हरिश्चंद्र के समय कहाँ का मालवा का राज्यपाल था और इधर के क्षेत्र में राजा बना। तो जब हरिश्चंद्र की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद इस ससुरा बहुत चालाक निकला। ये कहा कि अरे दूगो कैसे हो सकता है, एक देश में दूगो लोग शासन करेगा, भले हमारे पिताजी बांध के चले गए, वो चले गए तो चले गए, और तू इतने अपने अपने भाई पर ही चढ़ाई कर अपने भाई को हराकर पूरे अब इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? पूरे अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और राजधानी ही कहा उज्जैन में बनाया। कहाँ? यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में राजधानी अपना नागभट्ट प्रथम ने कहा बनाया? उज्जैन। और इसी से हम लोग कहानी विस्तार रूप से हम लोग एक बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागभट्ट प्रथम के बारे में। यानी पृष्ठभूमि को खूब अच्छी से समझ गए होंगे। अब देखिए नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो गुर्जर का जो सांकेतिक यानी गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर का मतलब एक गुर्जर एक इन लोग एक जाति थी। देख लीजिए कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको जानना जरूरी है। गुर्जर एक किनका क्या था? एक गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे। क्या? गुर्जर जाति। इसीलिए इनका हम लोग इसके वंश पे नहीं, इसके वंश के रूप में पढ़ेंगे। और एक प्रतिहार का मतलब होता है रक्षा, यानी गुर्जरों को रक्षा करने वाले वंश को हम लोग क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षा करने वाला, यानी गुर्जरों को रक्षा करने वालों को गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें जानना जरूरी है। कई बार लोग पूछ देता है एग्जाम में, इस तरह वगैरह का नहीं पूछता। हाँ, एक कई आपको ये पूछता है कि प्रतिहार का अर्थ क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में हम लोग देखना है। तो नागभट्ट प्रथम ये वास्तविक संस्थापक है, लेकिन रियल रूप से अगर कोई संस्थापक था, सॉरी, जो पहला संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, कौन था? राजा हरिश्चंद्र। लेकिन मूल रूप से बस संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में क्या किया? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की और पूरे उत्तर राजस्थान और मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैन। तो ये चीज बेसिक थी, आपने अभी पढ़ाई। अब देखिए इधर में आपको पता होगा, इधर में कौन सा देश है? अरब देश। कौन सा देश है? अरब। और इसी अरब में 6ठी शताब्दी यानी कि 6ठी ईस्वी में मुस्लिम यानी मुस्लिम धर्म का उदय हो गया था। कौन सा धर्म का उदय हो गया था? मुस्लिम। और उसी मुस्लिम धर्म में लोग क्या किया था? चूंकि अब इन लोगों का जो मूल उद्देश्य था मुस्लिम धर्म का, इनका संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद साहब। ये सब चीजें अब मुस्लिम काल में 2 क्लास और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको मुस्लिम धर्म बने इस्लाम धर्म पर हम लोग विस्तार देखेंगे। तो मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब का कहना था कि जिस तरह से पूरे पृथ्वी और पूरे पृथ्वी को एक सूर्य और एक चांद मिलकर प्रकाशित कर रहा हो, वैसा एक पूरे धरती को चलाने के लिए एक राजा हो, और जो राजा होगा वो खलीफा के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम जाएगा? खलीफा। तो इसीलिए चूंकि मुस्लिम धर्म अभी उदय हुआ था, नहीं 6ठी ईस्वी के आसपास उदय हुआ, तो इसलिए इस धर्म को विस्तार करना बहुत जरूरी था। विस्तार यानी प्रचार करना था। तो इसने जो शासक था, इसी शासक में बहुत से शासक आपका क्या किया? सबसे पहले धर्म को प्रचार करना है, किसी चीज को प्रचार करना है, उसके लिए बहुत सारा धन की जरूरत है और धन की इकट्ठा करना काफी जरूरत थी। इसलिए जो मुस्लिम शासक जब राजा बना तो ये तो मुस्लिम शासक ने आसपास के जितने भी देश देख रहे हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, सभी की ओर अपना पैसे लूटने के लिए क्या किया? धर्म प्रचार करने के लिए चल दिया। जब धर्म प्रचार करने चल गया तो वहां देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सी चीजें अच्छी खजाना है, सोना है, चांदी है, बहुत सारा हीरा है। तो इसने धर्म प्रचार करने, तो उनका मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार था। लेकिन जब जैसे ही ससुराली लोग मुस्लिम शासक देखा कि अरे यहाँ तो खजाना भरा हुआ है, तो यहाँ लूटना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा आयोग मिले तो यहाँ लूटना शुरू कर दिया। तो इन्हीं के समय मुस्लिम आक्रमण, यानी इधर आपको पता होगा सिंध का क्षेत्र है, और यहाँ तक यानी अरब के जो मुस्लिम आक्रमणकारी था यहाँ पर अपना हमला कर चुका था सिंध के। लेकिन और इस चूंकि अब बॉर्डर लाइन है राजस्थान सिंध के क्षेत्र का, तो तुरंत यानी नागभट्ट प्रथम के समय मुस्लिम आक्रमण का अब सोचा, जब सिंध प्रांत को जीत लिया तो इसने सोचा कि अब इधर ने क्यों न चले। और चूंकि इधर आपका राजा कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम ने जैसे ही मुस्लिम ने आक्रमण किया तो इन्हें मुस्लिम को मारकर भगा दिया, तहस नहस कर दिया मुस्लिमों को। इसलिए इनको मलेच्छ नाशक कहा जाता है। मलेच्छ मतलब नीच, मतलब मुस्लिमों को नाश करने वाला कौन है? यानी मुस्लिम आक्रमणों को नाश करने वाले कौन है? तो ये हो गए
नागभट्ट प्रथम, यानी इन्होंने क्या लिया तो मलेच्छ नाशक की उपाधि ली। उसके बाद यहाँ तक नागभट्ट। उसके बाद अगला राजा कौन बनेंगे, वत्सराज। ये वत्सराज काफी इंपॉर्टेंट है। ये वत्सराज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पिछले ही क्लास में आपको बताए थे कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, और कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार की ओर से, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की ओर से पहला शासक जो इसमें भाग लिया था उसका नाम क्या था, वत्सराज। क्या था, वत्सराज। और वत्सराज ने सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसने इधर आपको देख रहे होंगे कि यानी यूपी के क्षेत्र में, इधर यूपी के क्षेत्र में कौन सा वंश चला था, आयुध वंश, आयुध वंश। और यहाँ का राजा कौन था, चक्रायुध, चक्रायुध। कौन सा राजा था, चक्रायुध। और इधर में बिहार बंगाल के क्षेत्र में आपको पता है पाल वंश। तो इधर के क्षेत्र में कौन था, चक्रायुध, यानी उत्तर प्रदेश के बिहार बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश चल रहा था, है ना। तो इसने यानी जब वत्सराज जब राजा बने तो यहाँ कनौज पर इन्होंने हमला कर दिया। और कनौज के राजा कौन है, चक्रायुध। चक्रायुध को हराकर अपने पूरे कनौज को जीत लिया और अपनी राजधानी कहाँ बनाया, कनौज में। कहाँ बनाई, कनौज में। तो यहाँ से दो प्रश्न आएगा कि गुर्जर प्रतिहार का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था, तो उज्जैन में। लेकिन जब इनका वत्सराज का राजधानी कहाँ था, तो कनौज। यानी इन्होंने जब राजा बना तो चक्रायुध को यहाँ से हराकर कनौज पर आपको अपनी राजधानी बनाए। इतने नहीं, इधर आपको पता होगा बिहार में कौन सा शासक चला था, पाल वंश का। तो पाल वंश का राजा कौन थे, धर्मपाल। पाल वंश का राजा कौन, धर्मपाल। और धर्मपाल को भी इसने हराया, और धर्मपाल को भी हराकर इस कुछ क्षेत्र को, बिहार के भी क्षेत्रों को जीता। इसलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो देखिए वत्सराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, सॉरी गलत हो गया, वत्सराज ने अपनी राजधानी नहीं बनाया था, यानी चक्रायुध को हराकर और धर्मपाल को हराकर इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब देखेंगे इधर में आपको वंश चला था, कौन सा वंश, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश के राजा का नाम क्या था, ध्रुव। और ध्रुव ने जब देखा कि अरे त्रिपक्षीय संघर्ष, जब आप कहावत में ना है कि घर लूटे तो गवार लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे, है ना। कहावत क्या है कि गांव घर लूटे तो गवार लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे। तो एक तरह से लोग पड़ोसी जब अपने टकरा रहा तो सबसे फायदा इन लोग का, यानी कि इसका फायदा हो गया। और इसके बाद राष्ट्रकूट को, और राष्ट्रकूट के राजा का नाम क्या था, ध्रुव। और ध्रुव ने हमला कर दिया और पूरे मालवा के क्षेत्रों को, पूरे मालवा के किसके अधीन में था, मालवा का क्षेत्र गुर्जरों के अधीन में था। और कौन, वत्सराज, यानी मालवा के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। से इतने नहीं, यानी इसने कनौज को भी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। और कनौज पर चूंकि अभी राजधानी ही बनाया था कौन, वत्सराज, तो इसने कनौज को भी क्या किया, जीत लिया। कौन, ध्रुव ने। क्योंकि जब जीता तो जो आप देख रहे हैं वत्सराज ने भाग कर अपनी राजस्थान में आकर अपना निवास बनाया, राजस्थान में रह गया। तो इसने देखिए कि पूरा जब ध्रुव का हमला किया तो ध्रुव ने पूरा मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, कनौज पर भी आक्रमण कर लिया, कनौज को भी जीत लिया। जब जैसे ही जीता तो इधर में इसका यानी इसके क्षेत्र में आंतरिक कला हो गया, यानी लोग हमला, यानी क्या, विद्रोह हो गया। और जब इसको पता चला कि हमारे यहाँ विद्रोह हो गया, इसने तुरंत आनन फानन में भाग आया। तो भागकर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आया। जैसे ही तुरंत लौटा तो तुरंत हमला, इधर धर्मपाल ने पूरे कनौज पर अधिकार कर लिया। और वहां का राजा पुनः किसको बना दिया, चक्रायुध को। चक्रायुध को राजा बनाकर पूरे साम्राज्य को अधिकार कर लिया। तो ये हो गई। जब इसके बाद वत्सराज के बाद अगला राजा कौन बना, नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय को पता चला कि अरे हमारा राजधानी था कनौज, और यानी हमारे पिताजी ने कनौज राजधानी बनाया, अभी ससुरा फिर चक्रायुध शासन कर रहा। तो तुरंत इसने जब राजा बना और इसने तुरंत क्या किया, चक्रायुध को हत्या कर दिया और पुनः कनौज पर अपना अधिकार कर लिया। इतने नहीं, इसने कौन, यानी चक्रायुध को कौन किया, हराकर पूरा धर्मपाल और चक्रायुध को अपनी राजधानी बनाया। पहला ऐसा राजा कौन है, नागभट्ट द्वितीय। सॉरी, पिछले वत्सराज नहीं है, नागभट्ट द्वितीय क्या है, नागभट्ट द्वितीय पहला ऐसा गुर्जर प्रतिहार का राजा है जिसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया, यानी चक्रायुध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, यानी हत्या कर इसके कनौज को अपना क्या किया, राजधानी बनाया। और इसने धर्मपाल को क्या किया, हराया। अब देखिए इसके बाद यानी कि राष्ट्रकूट में ध्रुव के मर जाने का उसका राजा यानी कौन, गोविंद तृतीय। जब गोविंद तृतीय क्या बना, राजा बना, तो गोविंद तृतीय को पता चला कि अरे इस सब पूरे क्षेत्र पर हमारे पिताजी का अधिकार था। और इसने क्या किया, तुरंत हमला कर दिया, यानी पुनः इसने हमला कर दिया और इसने पुनः
मालवा के क्षेत्रों को जीत लिया, क्या किया, कनौज के क्षेत्रों को भी जीत लिया, और साथ ही किसके क्षेत्र को जीता, पालों को भी हराने का प्रयास किया। तो गोविंद तृतीय ने क्या किया, पूरे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पूरे मालवा का क्षेत्र का अधिकार कर लिया। और क्या कर लिया, तो इतना जब नागभट्ट, अब देखिए यानी कि जब गोविंद तृतीय जब हमला किया तो इसने पूरे मालवा के क्षेत्रों का अधिकार कर लिया, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र था, और इतने नहीं, इसने कनौज को भी अधिकार कर लिया। मतलब इतना जब अधिकार कर लिया तो केवल और केवल नागभट्ट द्वितीय को क्या बचा, केवल राजस्थान का छोटा सा क्षेत्र। इसलिए नागभट्ट द्वितीय डिप्रेशन में आ गया, और डिप्रेशन में आकर इसने आत्महत्या कर लिया। कि बताइए कि इतना बड़े साम्राज्य का हम राजा थे और इतने से छोटा में रहेंगे, है ना। कई बार देखिए अमीर जो करोड़पति होता है उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कभी डूब जाता है तो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता है। वही सिचुएशन ये चीज थी, ये हो गई। तो इसने नागभट्ट द्वितीय ने अपने आत्महत्या कर लिया। इसके बाद अगला राजा इसका बेटा बना, तो ये मिहिर भोज, या इसी को हम लोग भोज प्रथम कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं, मिहिर भोज या भोज प्रथम। अब ये इस वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसका जितना भी साम्राज्य ध्रुव ने यानी कि राष्ट्रकूट ने छीना था अपने साम्राज्य में अधीन कर लिया। यानी सबसे पहले देखिए जब राजा बना तो इसने कृष्ण, यानी कि आप देखिए राष्ट्रकूट का राजा कौन है, कृष्ण द्वितीय, यानी राष्ट्रकूट वंश के राजा का नाम क्या है, कृष्ण द्वितीय। और कृष्ण द्वितीय ने यहाँ तक अपना अधिकार किए हुए था, तो इसने कृष्ण द्वितीय को हराकर पुनः अपने मालवा के क्षेत्रों को अपने अधीन में किया, अपने अधिकार में किया। तो कौन, भोज प्रथम ने कृष्ण द्वितीय से मालवा का क्षेत्र जीता। इतने नहीं, इस धर्मपाल को भी, इधर कौन सा शासक चल रहा था, धर्मपाल, और धर्मपाल से भी दक्षिण बिहार जीतने का काम किया। यानी कहा जीतने, देख लीजिए पूरा दक्षिण बिहार जीत लिया था। कौन, धर्मपाल, मिहिर भोज ने। तो देखिए इनका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। किसका साम्राज्य, भोज प्रथम का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो अब देखिए उसके बाद इतना नहीं, जब यानी कि मालवा का अपने अधिकार में कर लिया, उसके बाद दक्षिण बिहार का अधिकार कर लिया, तो इसने हमला शुरू कर दिया गुजरात के, तो गुजरात को भी अपने जीत लिया। इधर में आपको पता होगा कि उड़ीसा है, बिहार के साथ उड़ीसा है, तो उड़ीसा को भी इसने जीतने का प्रयास किया। मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्या हो गया, साउथ बिहार, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यानी इसका साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। देख लीजिए, तो इसका यहाँ तक पूरे साम्राज्य, मान ही लीजिए कि यहाँ तक पूरे साम्राज्य था। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार का सबसे, इसके स्वर्ण काल कहते हैं। यानी मिहिर भोज के समय गुर्जरों का स्वर्ण काल था, मतलब सबसे अच्छा समय किसी के समय था, गुर्जरों का, तो मिहिर भोज के, यानी भोज प्रथम के समय। अब देखिए इसी के समय अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था, अरब यात्री सुलेमान। यहाँ तो सुलेमान से 3 चीजें से बनता है। सुलेमान से 3 चीजें से बनता है कि सबसे पहले पाल वंश में आपको पढ़ाए थे, पाल वंश में कौन सा, देवपाल, पाल वंश में कौन सा, देवपाल, और प्रतिहार वंश में कौन, तो मिहिर भोज, भोज प्रथम एक अमोघ वर्ष, यानी कि 3 सुलेमान से, यानी अरब यात्री सुलेमान से 3 यहाँ से प्रश्न आएगा। यानी अरब यात्री सुलेमान से 3 संबंधित क्या प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्न आने का, एक 3 प्रश्न यहाँ आने से ये चीज हो गई। सबसे पहले पिछले ही क्लास में आपको बताए थे कि सुलेमान जो देवपाल था, यानी पाल वंश का राजा कौन था, देवपाल, और देवपाल ने ही मिहिर भोज यानी भोज प्रथम को भी हराया था, और साथ ही राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया था। तो इसलिए समझना है कि एक समय यानी देवपाल के समय, यहाँ पाल वंश में कौन सा, देवपाल, और इधर प्रतिहार में कौन था, तो भोज प्रथम, और इधर में कौन था, अमोघ वर्ष। अरे चूंकि तीनों पैरेलल था, इसीलिए अरब से एक यात्री आया था, उसका नाम क्या था, देख लीजिए यहाँ अरब यात्री का नाम क्या था, सुलेमान। एक अरब यात्री और से है, वो हमको देखेंगे बाद में। यानी सुलेमान आया, तो सुलेमान इसके शासनकाल में आया, तो कहाँ, किसके शासनकाल में, मिहिर भोज के समय। तो आपका देख लीजिए सुलेमान से 3 जैसे आएगा कि सुलेमान किस प्रतिहार राजा का समय आया था, तो भोज प्रथम हो जाएगा। यही प्रश्न आएगा कि अरब यात्री सुलेमान किस पाल शासक के समय आया था, तो देवपाल। और यह प्रश्न आएगा कि किस अरब यात्री सुलेमान किस राष्ट्रकूट राजा के समय आया था, तो अमोघ वर्ष। तो यहाँ से 3 जैसे, सुलेमान से 3 जैसे आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसके बाद अगला राजा यानी कौन बना, इसका बेटा महेंद्रपाल द्वितीय, या इसी को चूंकि आपको पता हो कि महेंद्रपाल फर्स्ट हो गया, महेंद्रपाल फर्स्ट, यानी पाल वंश का भी एक राजा का नाम क्या था, महेंद्रपाल फर्स्ट। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, महेंद्रपाल गुर्जर कहेंगे। अब देखिए ये जो
महेंद्र पाल गुर्जर देख रहे हैं, पाल वंश का ऐसा राजा है जो न तो अपने साम्राज्य को का विस्तार किया और न ही अपने साम्राज्य को किसी के अधीन आने दिया, है ना। इसके महेंद्र पाल से एक जीएस, सबसे बड़ा जीएस यह था कि इसके एक दरबारी कवि का नहीं, राज कवि का नाम था राजशेखर। वो काफी विद्वान कवि था राजशेखर। तो यहाँ से प्रश्न आया कि राजशेखर किसके दरबार में थे, तो महेंद्र पाल प्रथम, यानी महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में कौन थे, राजकवि राजशेखर। और राजशेखर ने 2 पुस्तक की रचना की, एक बाल रामायण और दूसरा कर्पूर मंजरी। एक बाल रामायण और दूसरा कर्पूर मंजरी। एक बाल रामायण और दूसरा कर्पूर मंजरी। अब देखिए, राज से मतलब राज का नाम क्या है, राज एक बाल है तो बाल रामायण हो गया, और शेखर मतलब क्या होगा, शिखर, कर्पूर मंजरी। अब इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, भोज द्वितीय। यानी भोज द्वितीय जब राजा बना, एक अल्प समय के लिए राजा बना, यानी इसके भोज द्वितीय जब राजा बना तो ये काफी कम समय के लिए राजा बना। और इसका एक सौतेला भाई, उसका नाम क्या है, महेंद्र पाल द्वितीय। और इसी महेंद्र पाल द्वितीय ने इसको हत्या कर दिया, और हत्या करके अपने राजा बना कौन, महेंद्र पाल द्वितीय। जब महेंद्र पाल द्वितीय राजा बना, तो चूंकि आपको पता होगा कि राजकवि से राजशेखर काफी मतलब जवान थे किसके समय, महेंद्र पाल के समय। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका बेटा बना भोज द्वितीय। चूंकि कम समय के लिए राजा बना, तो जो राजशेखर देख रहे हैं, राजशेखर महेंद्र पाल के भी समय थे और भोज द्वितीय के भी समय थे और महेंद्र पाल के समय, यानी तीनों का समय थे। इसीलिए राजशेखर जब इनके समय, महेंद्र पाल द्वितीय के समय थे, तो दरबारी कवि राजकवि का राजशेखर ने महेंद्र पाल को आर्यावर्त का सबसे बड़ा महाराजाधिराज बताया था, यानी पूरे आर्यावर्त का सबसे बड़ा हेड बताया था। किनको, महेंद्र पाल द्वितीय को। ये चीज हो गई। और देखिए, इनके समय एक अरब यात्री, एक सुलेमान आया था, और इनके समय एक अरब यात्री का नाम क्या था, अलमसूदी किसके समय आया था, तो महेंद्र पाल द्वितीय के समय। यहाँ से एक चीज जीएस आ गया कि अरब यात्री अलमसूदी किसके समय आया था, तो महेंद्र पाल द्वितीय। आज से याद रखिएगा, क्योंकि महेंद्र पाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहते हैं, इसलिए आर्यावर्त के महाराजा धीराज के ही समय कौन आया था, अलमसूदी। आज से अरब यात्री और आज से अलमसूदी, और आर्यावर्त का महाराजा धीराज किसको हम लोग कहते हैं, महेंद्र पाल द्वितीय को। अब देखिए, इन्हीं के समय राष्ट्रकूट राजा के उनका नाम क्या था, इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजा यानी कि महेंद्र पाल द्वितीय के समय राष्ट्रकूट राजा का नाम क्या था, इंद्र तृतीय ने कनौज को हमला किया, और कनौज को इतना तहस नहस कर दिया कि कनौज का स्थिति बद से बदतर हो गया। यानी कनौज को तहस नहस किसने किया, बर्बाद किसने किया था, तो देख लीजिए कौन, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने। अब इसके बाद राजा कौन बनेगा, महेंद्र पाल द्वितीय के बाद राजपाल के समय देखिएगा, इसका जो साम्राज्य है गुर्जर प्रतिहार का, उसका डिक्लाइनेशन जाएगा, मतलब गिरावट जाएगा, यहाँ से गिरना, इसका शासन शुरू हो जाएगा। क्यों, जब इनके समय राजपाल का चूंकि अयोग राजा था, क्या था, अयोग राजा, और इनका जितना भी सामंत था, जितने भी सामंत थे, सभी ने अपना अपना स्वतंत्र नहीं, अपने क्षेत्र को अलग अलग इसके गुर्जरों से अलग करना शुरू कर दिया, यानी अलग अलग। और इन्हीं में देखिए कि मालवा के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में परमार वंश का उदय हुआ, दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में चौहान वंश का उदय। ये सब चीजें, यानी किसके समय, राजपाल के समय गुर्जरों का स्थिति सबसे खराब थी। यानी इसके जो सामंत था, सामंतों ने अपना स्वयं घोषित कर देश को अलग किया। यहाँ तक हो गया। अब गुर्जर प्रतिहार का सबसे अंतिम राजा का नाम क्या है, यशपाल। यानी यह गुर्जर प्रतिहार का सबसे अंतिम शासक है। तो इसको हेडिंग में लिखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश। हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। गुर्जर प्रतिहार वंश लिखिए, पहला में लिखिए गुर्जर पर, लिखिए इन पॉइंट करके, इनका जाति गुर्जर था, तथा प्रतिहार का अर्थ रक्षक होता। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहार के कुछ लोग अपने आप को, गुर्जर प्रतिहार के जितने भी शासक थे, अपने आप को राम लक्ष्मण के वंशज बताते थे। नहीं, अपने आप को क्या कहते थे कि हम राम लक्ष्मण के वंशज हैं। तो ये भी यहाँ से आया था, तो हो गया। अब पहला हेडिंग में लिखिए, नागभट्ट प्रथम। और इसमें पॉइंट करके लिखिए नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। इसमें लिखिए, इस नागभट्ट प्रथम को
गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक या द्वितीय भी कह सकते हैं, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। देखिए इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। लिखिए इसने इसके समय मुस्लिम आक्रमणों का प्रारंभ हुआ। मुस्लिम आक्रमण का प्रारंभ हुआ जिससे जिन्होंने इस आक्रमण को विफल कर मलेच्छ नाशक की उपाधि ली। इसके बाद हेडिंग में लिखिए वत्सराज। इसमें पॉइंट करके लिखिए यह गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था जिसने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा इसने कनौज के राजा चक्रायुध तथा धर्मपाल को हराया। उसके बाद लिखिए इसी में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराकर मालवा का क्षेत्र को जीता तथा ध्रुव ने अपने साम्राज्य में विद्रोह के कारण वापस लौट गया। ये हो गई। उसका हेडिंग में लिखिए नागभट्ट द्वितीय। लिखिए इसने भी कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रायुध की हत्या कर कनौज को अपनी राजधानी बनाया तथा धर्मपाल को भी हराया। उसके बाद लिखिए इसमें राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने इनसे मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया तथा कनौज के क्षेत्रों को भी जीता। उसके बाद लिखिए नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद हेडिंग में लिखिए मिहिर भोज या भोज प्रथम। लिखिए यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से मालवा का क्षेत्र तथा धर्मपाल से दक्षिण बिहार के क्षेत्रों को जीता। लिखिए इसने अपने साम्राज्य को गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दक्षिण बिहार तथा उड़ीसा तक विस्तार किया। इसलिए गुर्जर प्रतिहार में इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखिएगा इसमें पॉइंट करके इसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। उसके बाद हेडिंग में लिखिए महेंद्रपाल फर्स्ट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महेंद्रपाल गुर्जर। लिखिए इसके राजकवि का नाम राजशेखर था तथा राजशेखर ने बाल रामायण और कर्पूर मंजरी